हेलो डियर फ्रेंड्स। आज इससे पहले की जो वीडियो में मैंने बात की थी हिंदी वर्णमाला के विषय को लेकर जो शुरू किया गई थी बात, उसमें स्वरों और व्यंजनों के बारे में बात हुई थी। विशेषकर स्वर के कितनी प्रकार से हमारे वर्ण हैं उनको बारे में बात हो गई थी और स्वरों के बारे में बात हो गई थी। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजनों की। तो जब हम व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजन, पहली बात तो बात आती है व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसा माना जाता है। तो स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। और हिंदी में जो कुल व्यंजन हैं वो कुल कुल व्यंजनों की संख्या जो है हमारे पास ये मानी जाती है, हमारे पास कुल 45 कुल व्यंजन जो हमारे पास हैं 45 हैं। तो इनके आधार भी कई कई हैं जिनके आधार पे इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जैसे कि पहला जो वर्गीकरण का आधार जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है अवरोध के आधार पर व्यंजनों का भेद या व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसमें तीन प्रकार के भेद हैं, तीन भेद हैं इस आधार पर के जब हम बात करते हैं अवरोध के आधार पर। तो तीन भेद हैं इसमें। सबसे पहला नंबर आता है तीन भेदों में अवरोध के आधार पर। तो पहला है हमारे पास अंतस्थ। अंतस्थ। दूसरा है हमारे पास ऊष्म और तीसरा है हमारे पास स्पर्श। ये तीन प्रकार के हमारे पास व्यंजन होते हैं जो किसके आधार पे हमारे पास अवरोध के आधार पे जैसे हैं। तो अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। स्वर और व्यंजन का जो मध्यवर्ती है, ऐसा अगर कोई व्यंजन है तो उसका उच्चारण अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा हमारा अंतस्थ। तो इसमें से हमारे पास इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। जब हम बोलते हैं इन शब्दों को तो इसमें श्वास का जो अवरोध होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे व्यंजन कौन कौन से हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं? तो ये हमारे पास हैं या, फिर आता है र, और फिर है हमारे पास ल, और अंतिम है इसमें व। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। और इन व्यंजनों का एक और नाम भी कहा जाता है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर इसको हमको याद रखना हो तो एक इनका और नाम भी है, अंतस्थ व्यंजनों को इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ये तो हमारा पहला हो गया अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा नाम, जो हमने पहले भी इसको पिछली वीडियो में भी बात की थी, ये ऊष्म है। इसका दूसरा नाम संघर्षी भी है। इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसको भी, इसमें वे व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। जब हम बोलते हैं इन शब्दों को उच्चारित करते हैं तो इसमें विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है, और जिसमें वस्तुतः जीभ और होठों के निकट आने के कारण उनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वायु जो है वो रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। तो इसी कारण से इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। घर्षण भी होता है इसमें। तो ये भी चार हैं तो जिनको हम श, और इसके अलावा जो हमारा ये है श, फिर तीसरा वाला श आता है सा, और फिर लास्ट आता है हा। ये चार प्रकार के जो व्यंजन है ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और फिर हमारा अंतिम जो प्रकार बचता है इसमें अवरोध के आधार पर में, तो ये हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। तो जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करता है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, जीभ स्पर्श करती है या फिर हमारा जो होठ है वो उच्चारण स्थान को स्पष्ट करता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं जो हमने वर्गों के आधार पर किया था। तो जैसे क वर्ग, जिसमें क ख ग हो गया, तो ये सारे स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। क वर्ग है, इसके अलावा हमारे पास च वर्ग है, तीसरा हमारे पास आता है ट वर्ग है। तो ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आएंगे। त वर्ग है, और अंतिम है इसमें प वर्ग, प फ ब भ मा। तो ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं।
तो जैसे कि हमने स्पर्श व्यंजनों की बात की, तो इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि उच्चारण स्थान पे, जब क्योंकि हमने स्पर्श में उच्चारण की बात की, तो अगली हम बात करने वाले हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि इसमें कई बार प्रश्न भी बन सकता है कि कंठ वाले कौन से हैं, इसमें हमारे पास श्रेणियाँ अलग अलग बन जाएंगी। तो उच्चारण के स्थान पर जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें जो उच्चारित शब्द हो रहा है वो कहाँ से, व्यंजन कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो इसमें हमारे पास 5 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं जो उच्चारण स्थान पे जब इनकी हम क्या करते हैं, जब इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है इसमें, जो उसका उच्चारण से हम कहते हैं कंठ। बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चीज़ें, जब हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे तो, क्योंकि ये चीज़ें जब एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो हम व्यंजन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो जो कंठ है, मतलब जब हम इनको उच्चारित करते हैं, जैसे हमारे पास क, केवल हमारे कोई चीज़ें और माना तालु, मतलब जो जिह्वा है वो, या जो हमारे होंठ हैं वो कहीं टच नहीं होते, तो जो सीधे कंठ से आवाज़ निकलती है, तो कौन कौन से हमारे पास, क, ख, ग, घ और ण, ये हमारे पास है। तो इनको हम कंठ कंठ वाले वे श्रेणी में डालते हैं इनको। सेकंड वन आता है हमारे पास तालव्य, कि जब हम इसको बोलते हैं तो हम, हमारी जिह्वा किस भाग को छूती है, हमारा जो तालु वाला भाग है, मतलब जो हमारे दांत से ठीक पीछे का भाग है, दांत से जस्ट लगा हुआ भाग, ऊपर वाला, ऊपर वाले अगर हम दांतों के अपने उसको देखें, जबड़े को देखेंगे, तो जबड़े में जो दांतों के जस्ट पीछे का भाग है उसको हम तालव्य कहते हैं, तालव्य के नाम से इंगित करते हैं। तो उसमें हमारे पास आते हैं, जब हम बोलते हैं जैसे च, तो हमारा देखिए जीभ का जो अगला आगे का हिस्सा है वो हमारे दांतों के ठीक पीछे वाला जो हमारा तालु का हिस्सा है उसको स्पर्श करता है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं इसमें, च, छ, ज, झ और या। इसके अलावा हमारे पास तीसरा है मूर्धन्य। इस मूर्धन्य वाले में हमारे पास जो, अब हम तालु, तो हमारा 10 दांत से पीछे वाला जो हिस्सा है तालु का, ये इस तालु कहा जाता है। और इससे थोड़ा और पीछे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, मतलब दांतों से और पीछे का हिस्सा जो हमारा ऊपर वाले जबड़े का थोड़ा और पीछे का हिस्सा जो है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं। तो इसमें देखिए जब हम बोलते हैं जिन शब्दों को तो हमारे जीभ का जो स्पर्श है वो और दांतों से थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है, इसको मूर्धन्य वाला हिस्सा कहा जाता है, ऊपरी भाग कहा जाता है इसको। तो हमारे पास कौन से हैं इसमें, ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद चौथा जो प्रकार है इसमें, जिसमें है जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो हमारी जिह्वा दांतों को टच करती है, तो ये हमारा हो जाता है दंत्य। ये प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है, इसको केवल जब हम उच्चारित करते हैं तो केवल ध्यान रखना है कि कहाँ, जिस चीज़ हम जीभ त बोलते हैं, तो देखिए हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा है वो सीधे हमारे इस दांतों वाले के हिस्से को टच करता है। तो अगला हमारे पास हो जाता है थ, थ, द, ध और न। इसके बाद हमारे पास पाँचवा है जो बहुत ही आसान है, जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो हमारी जो होंठ हैं वो आपस में टच होते हैं, जैसे इसे बोलते हैं ओष्ठ्य, क्योंकि जिस स्थान पे टच हो रही चीज़ें उसी का स्थान पे उनको नाम दिया गया है, तो ये है ओष्ठ्य। तो हमारा देखिए प बोलते हैं तो दोनों होंठ टच होते हैं, फ बोलते हैं तब भी टच होते हैं, प, फ, ब, भ और म। तो ये हमारे हो गए उच्चारण के आधार पर कि जब हम
शब्दों को उच्चारित करते हैं, व्यंजनों को उच्चारित करते हैं, तो हमारा होठ या जिह्वा, हमारी जीभ है जो, वो किस स्थान को टच करती है उसके आधार पे हम किया गया है। तो जैसे हमारे पास सब हमको याद हो जाने चाहिए कि जो कंठ है, कंठ में हम सीधे अंदर से हमारी सीधे आवाज़ आ रही है, हमारी जीभ और उसका सीधे नहीं बल्कि सीधे कंठ से आवाज़ आ रही है, क ख ग घ म। तालव्य में हमारा च छ ज झ य, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण, दंत में त थ द ध न, और ओष्ठ में प फ ब भ म। तो हमको एक एक बार जब हम इसको उच्चारित कर लें तो चीज़ों को अपने उच्चारण के स्थान से जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो हम ज़रा ध्यान से अगर करेंगे तो इन चीज़ों को आसानी से हम कर सकते हैं। अब अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया गया है चीज़ों को, इन व्यंजनों को, जिनके आधार पे बातें हो सकती हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी प्रकारों को हम एक बार समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा वर्गीकरण का प्रकार पूछ लिया जाए जो अभी तक हमने कभी ध्यान से ना देखा हो और हमसे कोई चूक हो जाए और हमारे 1 या 2 नंबर के प्रश्न गलत हो जाएं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हम पॉलिटेक्निक परीक्षा को देखें तो इसमें इस टॉपिक से, वर्ण विचार टॉपिक से 15 क्वेश्चन आने हैं। तो 15 क्वेश्चन में बहुत बड़ा मार्जिन है, आउट ऑफ 100 जब हम देखते हैं तो इसमें व्यंजनों का अन्य जो वर्गीकरण है तो इनको कुछ और आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो एक इसमें 3 प्रकार से इनमें वर्गीकृत किया गया, अन्य जो अन्य श्रेणी में आते हैं। तो पहला प्रकार है हमारे पास इसमें अल्प प्राण या महाप्राण व्यंजन। इसमें हम व्यंजनों को कह रहे हैं अल्प प्राण, और दूसरा है इसमें महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते चलें, अब दूसरा बल्कि पहले लिख लेते हैं 3 प्रकार के हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम बाद में एक साथ ही देखते चलेंगे। तो नंबर 2 आता है इसमें नंबर 2 है हमारे पास अघोष व सघोष। घोष, घोष का मतलब समझते हैं, घोषणा या किसी चीज़ की, उस तरह से संदर्भ ले सकते हैं इसका। वह सघोष जिसमें घोष नहीं है और जो घोष से सहित है, अघोष व सघोष व्यंजन। और हमारे पास तीसरा आता है इसमें संयुक्त व्यंजन। बहुत ही आसान है इनको समझना, केवल हमको कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे और हम आसानी से इन चीज़ों को लंबे समय तक हम इनको याद रख पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी कठिन चीज़ें नहीं हैं जिनको हम न याद कर पाएँ। तो हम पहले की बात कर रहे हैं अभी। पहला हमारे पास है अल्प प्राण व महाप्राण। ठीक है, अल्प मतलब छोटा सा प्राण जिसमें है, और प्राण मतलब यहाँ पे हम वायु का संदर्भ लेंगे, और दूसरे में क्या है, महाप्राण। तो इसका जो परिभाषित इसको जो किया गया है, तो इसमें जो इनका उच्चारण में जो खर्च होने वाला जो श्वास है उसकी मात्रा का आधार लिया गया है। इसमें जब हम उच्चारित करते हैं तो जिसमें कितनी हमारी जो श्वास है उसका खर्च हो रही, व्यय हो रही है, उसका आधार लिया गया है। इसके आधार पे इसको कहा जाता है। यदि इसमें हमारी कम श्वास खर्च होती, बोलने में कम श्वास जाती है तो पहला वाला हो जाएगा अल्प प्राण। यदि इसकी विपरीत है, मतलब ज़्यादा श्वास हमारी व्यय होती है, तो ये महाप्राण हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम है। तो जैसे हमने देखा था अभी जब हम बात कर रहे थे क वर्ग, कोई भी वर्ग ले लें, क वर्ग से लेकर के जितने भी हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग के बारे में बात की, तो इस सब पे लागू होता है। ठीक है, तो इसमें जो अगर कोई अल्प प्राण वाली बस वो है, जैसे कोई हमारा व्यंजन है जो अल्प प्राण वाला है, उसमें अगर हम ह जोड़ दें, जैसे क है, क है वो भी आधा, और इसमें हम जैसे हम ह जोड़ दें आधा, तो ए बन जाता है फिर महाप्राण। केवल क है तो वो अल्प प्राण है, और उसमें ह जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है महाप्राण। तो जैसे हमारे पास अभी हमने क वर्ग में पढ़े थे, तो हमारे पास पढ़ा था क है, दूसरा क्या था ख, तीसरा था ग, फिर था घ, और अंतिम था इसमें ण। तो देखिए इसमें जो पहला है और तीसरा है और पांचवा, इनको याद रखना बस कि इसमें जितने भी हमारे पास वर्ग हैं इनमें पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण। ये हमारे कहलाएंगे अल्प प्राण।
और जैसे हमने कहा क में ह जोड़ दिया तो ख हो गया। तो ऐसे ही ग में जब हम जोड़ दें ह आधा तो ये बन जाता है घ। जैसे हम बोलते हैं घ, तो घ जो आवाज़ आती है वो उसमें ह जो हम ज़्यादा हमारी सांस हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही है, देखिए ग क ख और ग और घ और ण, ठीक है। तो ग में कम होती है, घ में हमारी ज़्यादा होती है, जैसे क ख में हमारी ज़्यादा श्वास खर्च हो रही है। तो जो बचे हुए हमारे पास दूसरा और चौथा, इसमें पहला तीसरा पांचवा ये हमारे अल्प प्राण हो गए किसी भी वर्ग में, और बाकी दो बचे हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे महाप्राण। ये आप इसको हर वर्ग में इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो रहे हैं, पहला और चौथा, ये वो दूसरा और चौथा महाप्राण, और बाकी तीन हमारे जो यहाँ थे ये हमारे कौन से हो रहे हैं, इसको देखेंगे तो हमें अल्प प्राण में आ रहा है, पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में हमारे पास दूसरा और चौथा, ये प्रत्येक वर्ग में होगा। प्रत्येक वर्ग में 5 हैं जैसा कि हम जानते हैं, और उसमें से ये हमको याद रखने कि इनमें से कौन से अल्प प्राण हैं और कौन से महाप्राण। अब ऐसा ही हम हर पे देख सकते हैं, जैसे हम च वर्ग में कहें तो देखिए, अगर इसमें देखना है तो हमारे पास क्या है, च छ ज झ और अंतिम यहाँ। अब इसमें हमारे पास पहला है, तीसरा है, पांचवा, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए इस आधार पे तो हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी बचे हमारे पास दो, कौन से, दूसरा और चौथा, ये हमारा कौन सा होगा, महाप्राण प्रकार का व्यंजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगला भी, अगर हम लास्ट बाकियों को भी देखना चाहें तो ट ठ ड ढ ण, उन सब में भी यही नियम लागू हो जाएंगे। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होंगे और दूसरा और चौथा हमारे पास महाप्राण होंगे। तो इस तरह से आसानी से हम चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जिसको उच्चारित करने में ज़्यादा वायु कंज्यूम होती है, व्यय होती है, खर्च होती है, वो हमारे अल्प हैं, वो सॉरी ज़्यादा होती है तो महा है, और कम होती है तो अल्प प्राण है, ठीक है। इस आधार पे हम ये बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला वाला प्रकार का जो है ये चीज़ें, अब हम यहाँ से मुझे लगता है कि अब हम भूलेंगे नहीं। पहला तीसरा पांचवा मतलब क ग ण ये हमारा अल्प है, और ख और घ जैसे कि हम उच्चारित कर रहे हैं तो ज़्यादा व्यय हो रहा है जैसे, और च ज या ये हमारे हैं अल्प, और छ झ ये हमारे क्या हैं, महाप्राण। ऐसे ही हमारे हो जाएंगे ट ड ण अल्प, और ठ ढ जैसे हम उच्चारित कर रहे हैं वैसे ही, और बचा कौन सा हमारा प ब म अल्प, और फ भ ये हमारे हो जाएंगे महाप्राण। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे तो शायद हमको कभी भी हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारे पास अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बात। अब बात आती है अगले की, दो हमारे पास कौन सा है, सुघोष, एक मिनट इसका रंग थोड़ा चेंज कर लें, और तो हम बात करेंगे अब अघोष, और दूसरा है सघोष, ठीक है। तो अघोष और सघोष में अंतर यह है कि जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्र है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके कंपन को आधार माना गया है कि इसमें कंपन कम होता है और किसमें कंपन ज़्यादा होता है। उसके आधार पे हम इसको वो कर देते हैं, इसको इसका वर्गीकरण कर देते हैं कि किसको उच्चारित करने में हमको कंपन ज़्यादा होता है और किसको उच्चारित करने में कंपन कम होता है, ठीक है। तो हिंदी व्यंजनमाला के वर्गीय व्यंजन जो हमारे वर्ग करते हैं, इसमें पहले दो व्यंजन अघोष व अंतिम तीन सघोष होता है, ठीक है। अब इसमें कहा गया जैसे हमारे क ख ग घ ये हम बात कर रहे थे इसमें, तो पहले दो व्यंजन जो होते हैं वो अघोष होते हैं, क ख, फिर अंतिम तीन है इसमें वो सघोष होते हैं, ग घ ण, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना है, अघोष कौन से हैं और दूसरा कौन सा है, सघोष। तो अभी हमारे पास जिस आधार पे हमने इनको वो किया था, व्यंजनों को अलग अलग वर्ग में बांटे था, तो उन्हीं वर्गों में से किसी को भी ले लें, जो प्रत्येक 5-5 के वर्ग 5 हमारे पास, उनको अगर हम जब लेते हैं तो देखते हैं कि इसमें कि पहले दो व्यंजन कौन से हमारे पास, पहले दो व्यंजन अघोष हैं। जैसे हम ले रहे हैं क ख ग घ में तो क और ख,
ये हमारे अघोष कहलाते हैं। मतलब इसमें कोई घोष, ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आ रही है। और सघोष, घोष के साथ में है तो अगले कौन से हैं? ग, घ और ण। ये अघोष और सघोष, ये तो क वर्ग के हो गए। इसी तरीके से हमको अगर लेना हो च वर्ग, तो ऐसे क्या हो जाएगा? पहले दो च छ, इसमें हमने थोड़ा सा कम एफर्ट लग रहा है, हमारा कम घोषणा हो रही, समझिए इस तरह से च छ। फिर अगला क्या है? ज, झ और या। ठीक है, तो इस तरीके से हर वर्ग में आप इस तरीके से देख सकते हो, जो पहले दो हैं वो हमारे अघोष कहलाते हैं और अंतिम तीन हैं वो सघोष कहलाते हैं। तो ऐसे ही हम आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे पास जो बचता है ट ठ, तो ये हो जाएंगे हमारे ट वर्ग वाले में ट ठ, ये आपका अघोष हो गया। और अंतिम क्या है? ड ढ ड़, ये सघोष हो गया। त वर्ग में देखना चाहें तो त थ, इसमें कम एफर्ट लग रहा है, कम घोषणा हो रही है, कम आवाज़ हो रही है, कम नाद हो रहा है, तो ये हमारे हो गया अघोष। और द ध न, ये हमारे सघोष। ऐसे प फ हमारे अघोष और ब भ म, ये हो गए हमारे सघोष। तो अघोष और सघोष को हम आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे वर्ग हैं उनमें पहले दो अघोष, हर उसमें देखेंगे, और अंतिम तीन सघोष। तो इस आधार पे भी हम चीज़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं। अब तीसरा हमारे पास बचता है कि संयुक्त। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको हम समझ लेंगे तो हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं और ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होगी। ये संयुक्त जब व्यंजनों की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन जो हमारे पास होते हैं, इसमें दो या अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है इनका निर्माण, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है। सीधी सी बात है। जैसे हम कक्षा वाला जो छा लेते हैं, तो एक किन किन शब्दों के मेल से बनता है? तो एक तो इसमें क, आधा क, और इसमें बाद में लेते हैं श, ये हमारा श, तो इन दोनों के मेल से बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो है, फिर ऐसे ही अगला वर्ड है हमारे पास ज्ञ, तो ज्ञ भी दो शब्दों के मेल से बन रहा है। एक तो ज आता है, आधा ज, और साथ में य, तो इन दोनों से ज्ञ वर्ग बन गया। ऐसे ही हमारे पास अगला बचता है त्र, तो त्र किस 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 मेल से बन रहा है? तो प्लस र, तो इसके मेल से बन रहा है। तो इस तरह से हम इनको देख रहे हैं कि हम, और अंतिम हमारे पास चौथा हमने पढ़ा था वो श्र पढ़ा था, श्री वाला श्र। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी हमारे पास जो सलजम वाला श्र है और साथ में रा, इन दोनों का मेल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन हो जाते हैं, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो बहुत ही आसानी से हमने व्यंजनों के ये सारे वर्गीकरण देखे। इसके बाद हमारे पास जो काम की चीज़ में जो बचती हैं वो हम सब लगभग देख चुके हैं, किन किन आधार पे हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। बाकी हम जो एक है इसमें आधार, ध्वनियों के आधार पे, जो स्वर भी नहीं और व्यंजन भी नहीं है, तो इनको कहा जाता है अयोग बाह ध्वनियाँ। तो इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी ध्वनियाँ हैं? अयोग बाह, ना जो स्वर में आते हैं ना व्यंजनों में आते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में अगर हम देख लेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि हिंदी हम लोग बहुतायत में यूज़ कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत रुचि से भी चीज़ों को हमें समझ आ जाती है। तो इसमें हमारे पास तीन ध्वनियाँ आती हैं। पहला हमारे पास आती है अयोगवा ध्वनियों में, चूँकि हमने बता दिया ये वे ध्वनियाँ होती हैं जो ना स्वर हैं ना व्यंजन है। तो ये तीन प्रकार से हैं। एक तो हमारे पास पहली आती है अनुस्वार, दूसरी है अनुनासिक, और तीसरा है हमारे पास विसर्ग। तो अनुस्वार को सब जानते हैं हम। अनुस्वार हम जब हम बात करते हैं तो अनुस्वार जैसे कि हम लिखते हैं गंगा, तो जो ए लगा हुआ है इट इज़ नोन एज अनुस्वार, इसी को हम क्या कह देते हैं? अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार, इसमें आवाज़ कैसी निकलती है? नाक से निकलती है, जैसे गंगा। तो जो की आवाज़ है वो हमारी कहाँ से आ रही है?
नाक से आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं अनुस्वार जो ये बिंदी लग रही, यही इसको हम केवल बिंदी की जगह अगर सही वर्ड है तो इसके लिए हम कहा जाता है हमारे व्याकरण में इसको अनुस्वार। तो जो जैसे हमने ऐसे भी लिखा है तो इसको हमने दूसरा रूप लिख सकते हैं, आधा म की जो आवाज़ आती है वो यहाँ से भी आ जाएगी, तो अब ये कहा जाएगा अनुस्वार। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ये इस बिंदी की बात हो रही है, ये हमारा अनुस्वार है। ठीक है, अब जैसे अनुनासिक में कौन कौन से शब्द आते हैं, जो अनुनासिक वाले में आते हैं, जिसमें ये नासिक ध्वनि इसमें भी है लेकिन ये स्वर के साथ जुड़ी होती है। इसमें जो स्वर के साथ जुड़ी जाती है तो इसमें संकेत के रूप में चंद्र बिंदु व ए ओ की मात्रा के साथ में बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है बांस, चंद्र बिंदु लगी होगी तो इसको अनुनासिक की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अगर कहीं चंद्र बिंदु लगी हो तो ये चंद्र बिंदु अनुस्वार नहीं, ये अनुनासिक हो गया। लेकिन दूसरा वर्ड दे रखा है कि कोई जो हमारी ए और ओ की मात्रा के साथ में अगर अनुस्वार आ गया तो भी वो अनुनासिक की श्रेणी में आता है। जैसे कि एक वर्ड दे रखा है जोंक, इसमें ओ की मात्रा आ गई और साथ में अनुस्वार आ गया, तब भी ये किसकी श्रेणी में आ गया, अनुनासिक। ठीक है, कुल मिला के इनमें इन ध्वनियों में नाक से जो आवाज़ आ रही उसकी प्रधानता है। फिर हमारे पास विसर्ग आता है, विसर्ग भी हम सब लोग परिचित हैं विसर्ग से। तो ये भी एक ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह रूप में उच्चारित होती है। जो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत तत्सम हम जानते हैं हम लोग कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत मूल के हैं या संस्कृत से लिए गए हैं, मतलब उनका जो आधार है वो संस्कृत है। तो उसमें जो ह रूप में उच्चारित होती है, जैसे हम बोलते हैं दुख, तो दुख, तो दू और बीच में विसर्ग लग जाते हैं और इसको हम दुख पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कई वर्ड और पढ़ते हैं जिसमें छ है तो छह। ठीक है, और बहुतायत में वो यूज़ होता है वर्ड प्रायः। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं, अतः, ये सारे शब्द जो हमारे किसको इंगित कर रहे हैं, विसर्गों को इंगित कर रहे हैं। तो हमने अभी तक इन दो लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन के आधार पे हमने स्वर और व्यंजनों को भी अलग अलग रूप में देख लिया कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ हर्ष स्वर या मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं। ठीक है, इन सबको हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने व्यंजनों को भी बड़ी ही आसानी से समझने के रूप में देख लिया है कि बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बार अगर हम इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, इन दोनों वीडियो को देख लेंगे, तो स्वर और व्यंजनों में जो प्रकारों में गलतियाँ हो सकती हैं वो नहीं होंगी। तो आप सभी के इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे अगले जो हमारा आने वाला क्लास होगी उसमें हम जो हमारे पास विराम चिन्ह है उसके बारे में भी देख रहा था मैं। विराम चिन्ह में भी आपके 5 नंबर जो हमारा सिलेबस है पॉलिटेक्निक मुख्य परीक्षा उत्तराखंड का, उसमें विराम चिन्ह के 5 अंक के प्रश्न आने हैं। तो विराम चिन्हों को भी मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ। और एक चीज़, बल्कि इससे एक लेक्चर में हम जो इस अभी तक हमने पढ़ा है इन 2 लेक्चर्स में, तो बल्कि पहले हम इन 2 लेक्चर्स से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, तो उसको पहले अभ्यास कर लेंगे, तब हम विराम चिन्ह की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।